नागौर जिले के लोगों ने आज सुबह जैसे ही अखबार खोले तो उन्हें पता चला कि नागौर के श्रम विभाग में पिछले काफी समय से जो गड़बड़ियां चल रही है उसे लेकर ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। लेकिन ये ऑडियो वायरल किस वजह से हुआ, इसके पीछे की भी अपनी एक कहानी है। और ये जितना सिंडिकेट इन लोगों ने बना रखा था, इन लोगों के बीच में आपस में बिगड़ गई और उसी का खामियाजा ये हुआ कि एक तरीके से पाप का घड़ा फूटा और ये सारा कांड खुल गया और उसके नतीजे में इंस्पेक्टर कुलदीप यादव सस्पेंड हो गया। खबर तो आप सब लोगों ने पढ़ ली कि नागौर में किस तरीके से 8% या 9% कमीशन लेकर श्रमिकों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे की कहानी थोड़ी अलग है। दरअसल आपको याद है तो पिछले दिनों जब दिशा की बैठक हुई तो उस दौरान ये मुद्दा उठा कि नागौर में श्रम विभाग के अधिकारियों की आईडी बंद है और चूरू के अधिकारी वेरिफिकेशन कर रहे हैं और योजनाओं का लाभ तभी मिल पाता है श्रमिकों को जब चूरू के अधिकारी वेरीफाई करते हैं। ऐसे में नागौर के अधिकारियों की आईडी 5 महीने से बंद है। जब ये मामला दिशा में उठा तो जिले के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने सोचा कि जिले के लोग ज्यादा परेशान नहीं हो, इसके लिए उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचाई और उसका नतीजा ये हुआ कि नागौर में श्रम विभाग के अधिकारियों की आईडी वापस चालू कर दी गई। यानी उन्हें ये ताकत वापस मिल गई कि वो अपने कंप्यूटर से, अपनी आईडी से किसी भी श्रमिक ने जो आवेदन किया है उसको वेरिफिकेशन करके उसको योजना का लाभ दिलवा सकते हैं या फिर जिस श्रमिक ने आवेदन किया है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। यानी हाथ में पूरी ताकत आ गई। अब ये जो कुलदीप यादव है इंस्पेक्टर, इसने जैसे ही इनकी आईडी चालू हुई, ये बताया जा रहा है कि ठीक उसी दिन या दूसरे दिन ये जितने भी एजेंट बने हुए घूमते हैं इन सबको इकट्ठा किया और श्रम विभाग के ठीक पास में ही एक चाय की दुकान पर मीटिंग बुला ली। लेकिन यहां एक गड़बड़ हो गई। ये जितने भी लोग आए थे जो श्रम विभाग की इन योजनाओं में मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं, इनमें से एक व्यक्ति ऐसा था, शायद उसे पहले से कुछ चीजें खटक रही थी और उसने रिकॉर्डिंग चालू कर दी और उसी का खामियाजा ये हुआ कि आज जो अखबारों में छपा हुआ कांड है वो खुल गया। अब उसने रिकॉर्डिंग क्यों करी? वो तो खुद इसमें शामिल रहा होगा, तभी जाकर उसको बुलाया होगा और वो खुद जैसा ऑडियो में बोल रहा है उससे बड़ा स्पष्ट है कि वो 8% की बात कर रहा है। कह रहा है 8% अगर आप लोगे तो हमें क्या मिलेगा। इस तरीके की बातें जो चल रही है इसका मतलब ये कि वो भी कभी ना कभी इन चीजों में भागीदार रहा है। लेकिन अब उसने क्यों वायरल करा, क्या दिक्कत आ गई थी, क्या वजह हो गई थी? तो देखिए, एक जो वायरल हुआ है ऑडियो वो है 41 मिनट 24 सेकंड का, एक वायरल हुआ है 39 सेकंड का और एक है 9 मिनट 2 सेकंड का। ये तो 3 तो सामने आ गए। इसके अलावा भी 2 या 3 ऑडियो और हो सकता है जिनमें अलग अलग लोगों को लेकर चर्चा है। अब हुआ ये कि कुलदीप यादव जो इंस्पेक्टर है, उस इंस्पेक्टर दलाल और जो ई मित्र वाले हैं जो ये काम करते हैं, इनके बीच में एक और मीडिएटर इस इंस्पेक्टर ने फंसा रखा था। उसका नाम था रणवीर सिंह, जैसा कि ऑडियो में चर्चा हो रही है कथित रूप से। अब इसकी अनुसंधान होगा तब पता चलेगा कि रणवीर सिंह की वास्तव में कितनी भूमिका थी। लेकिन इस ऑडियो में जो चर्चा हो रही है उससे ये बात समझ आती है कि कुलदीप यादव जो इंस्पेक्टर है उसने ये तय किया कि ये जो पैसे लाने का काम है ये रणवीर सिंह करेगा। ई मित्र वाले या जो ये काम करते हैं मजदूरों से पैसे लेने का, वो रणवीर सिंह को पैसे देंगे और इस एवज में 1% बीच में रणवीर सिंह खाएगा। और जिस बंदे ने रिकॉर्डिंग करी उसको ये बात अखर गई कि रणवीर सिंह बीच में कौन है। वो ये चाह रहा था कि मजदूर और उसके बीच में कोई कड़ी नहीं हो, उसके और उस लेबर इंस्पेक्टर के बीच में कोई कड़ी नहीं हो। रणवीर सिंह बीच की कड़ी बन रहा था और उस एवज में उसको 1% देना पड़ रहा था इन सारे लोगों को, क्योंकि वो लेबर इंस्पेक्टर के लिए पैसा जुटाने का काम कर रहा था। फ्री में कौन जुटाएगा, तो वो शायद 1% ले रहा होगा या डिमांड कर रहा होगा। हालांकि अभी इन्होंने ये कुछ कर नहीं पाए क्योंकि आईडी अभी चालू हुई थी और चालू होते ही इंस्पेक्टर साहब को लगा कि वारे न्यारे कर लेते हैं कुछ ही दिनों में,
और पहले ही जो मीटिंग थी, पहली मीटिंग, इस बार आईडी चालू होने के बाद वही मीटिंग रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद इस पूरे मामले में असली कहानी शुरू होती है। जब इस व्यक्ति ने एतराज किया, जो भी ऑडियो में बोलता हुआ नजर आ रहा है कि ये रणवीर सिंह बीच में कौन है, आप तो सीधी मेरे से बात करो, अगर करना है तो इसको 1% में किस चीज का दूं, अगर इसको 1% दूंगा तो मुझे ये दलाली करने का या मजदूरों से पैसा लेने का क्या फायदा, क्योंकि मजदूर हमें इतना ही पैसा देते हैं, तो बीच में हम भाई किस हिसाब से करें, मतलब कमीशन नहीं बन रहा था। घूम फिर कर बात ही है। तो इस पूरी कहानी में जब उसने सारी रिकॉर्डिंग कर ली, और ये जो मीटिंग जो हुई थी श्रम विभाग के ऑफिस के ठीक पास में एक चाय की दुकान पर मीटिंग होना बताया जा रहा, तो वो मीटिंग आई गई हो गई, बात खत्म हो गई। लेकिन यहां सूत्रों से हमें पता चला है कि ये जितनी भी रिकॉर्डिंग थी, उस रिकॉर्डिंग को एक व्यक्ति ने उसी इंस्पेक्टर को भेज दिया। कहा कि अभी 8%, 9% की जो बातें कर रहे थे ना, सब कुछ रिकॉर्ड है। अब उसके बाद खलबली मचती है, और वो इंस्पेक्टर जो कथित रूप से उस ऑडियो में, अब कथित ही कहेंगे क्योंकि जब तक वेरिफिकेशन नहीं होता, उसको लगा कि सब कुछ गड़बड़ हो गई, तो उसने वापस बुलाया। बताया जा रहा है कि बासनी चौराहे के आसपास फिर से बातचीत की गई। उसके मारवाड़ी में कहें तो नोरे निकाले गए कि भाई वायरल मत करना, मैं तेरा काम कर दूंगा। इस तरीके से ये चीजें हुई थी, काफी गरज करनी पड़ी थी जिसके पास रिकॉर्डिंग थी। लेकिन तब तक बात बिगड़ गई। बात ऐसे बिगड़ गई कि उस व्यक्ति ने उस कथित लेबर इंस्पेक्टर को रिकॉर्डिंग भेजने के साथ ही कुछ और लोगों को भी भेज दी। तो वो रिकॉर्डिंग 3-4 लोगों तक चली गई, तो बाजी तो हाथ से निकल गई। फिर जो बाद में जो मीटिंग हुई बासनी चौराहे के आसपास, वो जो गरज हुई, उसको भी रिकॉर्ड कर लिया गया। यानी इस पूरे मामले में, पूरे एपिसोड में कुलदीप यादव ने जहां जहां इन कथित एजेंटों से चर्चा की, उस सब को रिकॉर्ड कर लिया गया। और ये जो सारी रिकॉर्डिंगें हैं, ये अपने परिचित लोगों को भेज दी। उस इंस्पेक्टर पर दबाव बनाने के लिए भेजी गई, या इंस्पेक्टर का राज खोलने के लिए भेजी गई। देखो, इसके बारे में तो ठीक से तभी पता चलेगा जब ये अनुसंधान होगा, या कोई जांच एजेंसी अगर जांच करती है, चाहे मुकदमा दर्ज होता है, या एसीबी जांच करती है, या श्रम विभाग जांच करता है, तो जब जांच होगी तब पता चलेगा। लेकिन देखो, इस पूरे प्रकरण से एक बात समझ आती है कि इस पूरे मामले में उस कुलदीप यादव के साथ बातचीत में कई लोग शामिल थे। यानी नागौर के कई लोग मजदूरों और श्रम विभाग के बीच में एजेंट की भूमिका निभा रहे, दलाल की भूमिका निभा रहे, मीडिएटर की भूमिका निभा रहे। अब श्रम विभाग में अनेक तरह की योजनाएं हैं, विशेषकर छात्रवृत्ति योजना, और किसी मजदूर के जब बेटी शादी वाली होती है तो उसमें करीब 51,000 के आसपास रुपए मिलते हैं आवेदन करने पर, जब इंस्पेक्टर वेरीफाई कर देता है तो। यानी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मजदूरों को सीधा लाभ देती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ ये होती है कि जो जिस ई मित्र के माध्यम से आवेदन किया जाता है, अगर कोई सामान्य ई मित्र वाले के पास जाकर मजदूर आवेदन करता है, तो उस आवेदन को यहां ऑफिस में बैठे लेबर इंस्पेक्टर रिजेक्ट कर देते हैं। और अगर जो बीच में मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है ई मित्र वाला, उस ई मित्र से अगर आवेदन किया जाता है तो उसको वेरीफाई कर दिया जाता है, यानी उसको ओके कर दिया जाता है। और मजदूर और ई मित्र के बीच ये तय हो जाता है कि जब तुम्हारे खाते में पैसे आए इस योजना के या छात्रवृत्ति के, तो 8% पैसे तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे। अब मजदूरों की भी मजबूरी है कि उन्हें सरकार की योजना का लाभ लेना है, और इसी मजबूरी का ये लोग फायदा उठाते हैं। अब कुलदीप यादव ने 2 चूकें करी। एक तो हर चीज में रणवीर सिंह को बीच में रख लिया 1% में। दूसरा, उसने कहा नहीं, मुझे तो 1 लाख रुपए एडवांस दो। अब जो एजेंट है बीच वाले, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तेरे को एडवांस कहां से दे, तू अगर 20-30 हजार रुपए एडवांस ले लेता है तो ले ले, लेकिन 1 लाख रुपए एडवांस किस बात के दे। हम आवेदन हो रखे हैं पहले से,
उनको तुम वेरीफाई करोगे, उस मजदूर के खाते में पैसे जाएंगे, उस जब खाते में पैसे जाएंगे तो हम उससे लेकर आएंगे जो 8% है, फिर हम तेरे को देंगे। तो ये बड़ा विचित्र है। ये तो बड़ी दुखदाई बात यह है कि समाज का सबसे गरीब तबका, जो सबसे ज्यादा पीड़ित शोषित तबका है, जिसके लिए सरकार ने श्रमिक कार्ड के माध्यम से योजनाएं बनाई ताकि उस मजदूर को सहारा मिल सके, उस मजदूर को भी लोग नहीं बख्श रहे। जबकि मजदूर से कमजोर तो कौन होगा। अच्छा, हर किसी का तो श्रमिक कार्ड बनता नहीं, बड़ा मुश्किल है। जिनके घर में नौकरी है उनके तो बनते नहीं, जिनके बने वो भी वापस रिजेक्ट हो गए। अब यहाँ दिक्कत ये भी आ रही है कि जो मजदूर कार्ड जब बनाए जा रहे हैं उसमें भी ये लोग पैसे खा रहे हैं। जो काम मात्र 200 रुपए के आसपास हो जाता है, एक सरकारी शुल्क है, फिर ई मित्र वाला वो चार्ज करता है फॉर्म आवेदन करने का, और फिर वो वेरीफाई होता है श्रमिक विभाग की तरफ से। उसके लिए भी मनमर्जी के रुपए हैं। जहां सिर्फ 200 रुपए के आसपास लगने चाहिए, वहां कहीं 1000 रुपए ले लेते हैं, कहीं 1500 रुपए, कहीं 2000, तो कहीं 2500 रुपए तक ले लेते हैं मजदूर कार्ड बनाने के। और उसके बाद जब जब वो योजनाओं में लाभ के लिए मजदूर आवेदन करता है, छात्रवृत्ति के लिए, या जो किसी की बेटी की शादी हो रही हो तो 51,000 रुपए की योजना है उसमें, तो अगर 51,000 रुपए चाहिए तो 8% देने पड़ेंगे, आवेदन तभी वेरीफाई होगा। तो हर चीज के लिए गरीब आदमी को पैसे देने पड़ रहे हैं। जबकि मजदूर कार्ड कौन बनवाता है? जो बिल्कुल ही गरीब तबके का आदमी है, जो रोजाना के मुश्किल से 300-400 रुपए भी नहीं कमा पाता होगा, या गांव का किसान आदमी जो असंगठित मजदूर है, ऐसे लोगों को भी नागौर में बख्शा नहीं जा रहा। और कौन कर रहा है ये सब? ये जो इंस्पेक्टर वगैरह है या जो अधिकारी, ये तो बाहर के लोग हैं, इन्हें तो क्या लेना देना। लेकिन नागौर के ही लोग, जो नागौर के ही ई मित्र वाले हैं, जो बीच में मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं, वही तो उन मजदूरों के पास जा रहे हैं कि तुम्हारा वेरीफाई तभी होगा, योजना का लाभ तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम 8% के साथ दोगे। और ये 8% की बात तो इन लोगों के बीच में हो रही, पता नहीं मजदूर से कितने ले रहे होंगे। हो सकता है याद ही ले लो कि 10,000 रुपए की छात्रवृत्ति आई है, मजदूर आदमी से 5,000 ले लिया। अब किसको पता कितने लिए कितने नहीं लिए? ये तो पता तो तभी चलेगा ना जब इसका इन्वेस्टिगेशन होगा। और ये जो श्रम विभाग से उम्मीद करना ही बेमानी है कि श्रम विभाग को इसकी प्रॉपर जांच करेगा। इसकी प्रॉपर जांच तो तभी हो पाएगी जब एसीबी इस मामले में संज्ञान लेगी, या एसीबी इस पर मुकदमा दर्ज करेगी, तभी जाकर इस पूरे ये जो गंदा रैकेट है एक तरीके से, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। अब इससे हल्का काम ही क्या होगा कि समाज का सबसे गरीब तबका मजदूर वर्ग, उसका भी हक उसे तभी मिल पाता है जब वो रिश्वत देता है। उसको रिश्वत राशि देनी पड़ती है, वो 8% पैसे देने पड़ते हैं, तब जाकर उसका गरीब का काम होता है। अब गरीब आदमी मान लो नागौर जिले के डेगड़ा में बैठा है, या मेड़ता में बैठा है, या इधर बालाजी की तरफ बैठा है, वो आदमी नागौर के श्रम विभाग ऑफिस आकर कितने चक्कर काट पाएगा? सोचिए आप लोग। वो नहीं आ पाएगा ना, उसके पास पहली बात तो समय नहीं है। अगर वो एक दिन नागौर आएगा तो उस दिन उसकी दाढ़ी खोटी होगी, क्योंकि वो तो मजदूरी करने जाता है। और वो जो नागौर आएगा डेगड़ा से या मेड़ता से, तो उसका 200 रुपए का दिन का किराया लग जाएगा। तो उस मजदूर को उस दिन के नुकसान होते हैं 700 रुपए का। तो व्यक्ति आना भी नहीं चाहता, वो वास्तविक पीड़ित है समाज के, उन्हें हर जगह ही परेशान होना पड़ता है। तो उसकी मजबूरी ये है कि वो कहीं जा नहीं सकता, बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए उसे रोज मजदूरी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो वो यहाँ श्रम विभाग के कितने चक्कर काटेगा? यहाँ तो अधिकारियों का या इन ई मित्र वालों का मोरल फर्ज बनता है, इतना तो सामाजिक दायित्व भी बनता है कि भाई हम समाज का गरीब तबका है, उसका तो शोषण नहीं करें। और लेबर इंस्पेक्टर कोई फ्री में तो यहाँ नौकरी कर नहीं रहा होगा, उसको तो राज पैसे दे रहा है। शायद 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड की पोस्ट होगी उसकी। ये बेशरम इतने हैं कि इन्हें शर्म ही नहीं आती इन लोगों को कि समाज का सबसे गरीब तबका भी, उसको भी ये नहीं बख्शते। और इनके आगे लगता है इंस्पेक्टर। काहे के इंस्पेक्टर? जब आप तुम लोग इतने गिरे हुए हो और इस तरीके से आप ऑडियो में बातें कर रहे हो, जो पूरी अगर उस रिकॉर्डिंग को कोई आदमी सुन लेना तो आदमी हैरानी से भर जाए कि यार कितने लोग गिर गए और कितने मरे हुए लोग हैं
कि पैसों के लिए कुछ भी, मतलब कुछ भी कर रहे हैं। और वो जो बातचीत जो व्यक्ति कर रहा है उसमें, वो उस कथित इंस्पेक्टर को पूरे टाइम उसका नींबू निचोड़ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि वो एजेंट उसकी गरज कर रहा है, जो रिकॉर्ड कर रहा है वो गरज नहीं कर रहा है, वो बड़ी साफ साफ उसको कह रहा है करना है तो इतने प्रतिशत में काम करो, नहीं तो मुझे तो जरूरत नहीं है। और वो इंस्पेक्टर जो बताया जा रहा है वो उससे गरज कर रहा है कि नहीं यार सब मिलकर काम करो। इस तरीके की हरकतें इसमें उस पूरे ऑडियो में, क्योंकि ऑडियो क्या बड़ा लंबा है तो उसको सोशल मीडिया पर डालना भी उचित नहीं लगता। सही समय आने पर उसको साझा भी किया जाएगा, क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि इस बार ये सही चक्री में फंस गए, इस बार इलाज हो जाएगा पूरा, ये लगभग ऐसी संभावना बन गई है। तो इसमें जल्दबाजी करना थोड़ा ठीक नहीं है। वैसे ये ऑडियो कल शाम को 5-6 बजे के आसपास लगभग नागौर के चलते फिरते लोगों के पास पहुंच गई है सारे ऑडियो, चाहे वो राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हैं, चाहे मीडिया कर्मी हैं, सबके पास ये ऑडियो कल शाम को 5-6 बजे के आसपास सबके पास पहुंच गए थे। और जितने भी बड़े अधिकारी हैं अलग अलग विभागों के, उन तक भी पहुंच चुका है। अब आप समझ जाइए कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो निकट भविष्य में सीख देगा। कम से कम थोड़ा बहुत तो सुधार होगा, इससे ये उम्मीद की जा सकती है, और गरीब लोग परेशान नहीं होंगे। इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया तो आप दे सकते हो। नमस्कार।